अब देखिए बड़े आराम से, यहाँ पे जैसे अगर हम निकालें संधारित्र को बैटरी से जोड़ें, दो संधारित्र को बैटरी से जोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। अगर हम इनको बैटरी से जोड़ते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। लेकिन अगर हम इन्हें संधारित्र को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दें, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी जो घर में आपकी करंट आती है उससे आप संधारित्र को जोड़ दीजिए, तो संधारित्र में तो दो प्लेटें होती हैं, आप जानते ही हो। उन दो प्लेटों को अगर हम किससे जोड़ दें बेटा, विस्थापन धारा और एम्पियर मैक्सवेल सिद्धांत के बारे में आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे होता है। आप सब जानते हो कि कोई तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद देखिए, जब कोई कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहाते हैं तो उसमें धारा के साथ साथ, धारा को अगर आप प्रत्यावर्ती धारा बहाओगे कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहाओगे तो आपको पता है प्रत्यावर्ती धारा के मान में कम ज्यादा होता है, जिसके कारण कुंडली में स्वप्रेरण की घटना भी अपने आप आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, स्वप्रेरण की घटना आ जाती है जब आप किसी कुंडली में धारा बहाते हो। कुंडली जानते हो ना, तार को ऐसे गोल गोल घुमा लिया गया, यही कुंडली है। ठीक है, आगे देखिए, जब कोई यहाँ पर, जब कोई आप समांतर प्लेट संधारित्र लिए हो, ये देखिए दो प्लेटें हैं, ये आपकी दो प्लेटें हैं, इसके बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, जब आप इसे करंट से कनेक्ट करोगे, तार से जोड़ करके, तार ये जोड़ करके करंट से कनेक्ट करोगे तो इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे स्थापित हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र क्यों स्थापित हो जाएगा भाई साहब, इसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है करंट के, ये पूरी प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली पूरी प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, ये वाली ऋणात्मक हो जाएगी। दोनों प्लेटों में धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे एक बल रेखा निकलने लगेगी, धनात्मक सिरे से बल रेखा निकलेगी, ऋणात्मक सिरे में चलने लगेगी। ये बल रेखा कैसी होगी, दिखाई तो पड़ती नहीं है, वैद्युत बल रेखा होती है। और वैद्युत बल रेखा जब चलती है कहीं पे भी तो वैद्युत क्षेत्र बनाती है। क्या बनाती है, वैद्युत क्षेत्र बनाती है। क्या बनाती है, वैद्युत क्षेत्र बनाती है। वैद्युत बल रेखा ही वैद्युत क्षेत्र बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी देख रहे हो आप, बल रेखा निकल रही है, धनात्मक सिरे से, धनात्मक प्लेट से बल रेखा निकल रही है, कहाँ जा रही है, ऋणात्मक प्लेट में जा रही है। देखना ध्यान से, ध्यान से देखना बेटा, चैप्टर छोटा है इसलिए हम इसको पढ़ सकते हैं। फिर से एक बार विस्थापन धारा देख लीजिए। तो आप यहाँ पे जानते हो, कि जो भी आप प्रत्यावर्ती स्रोत लगाओगे तो प्रत्यावर्ती स्रोत की खासियत इसमें कैसी होती है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में, जो हम लोग प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ चुके हैं, कैसी होती है प्रत्यावर्ती धारा, वो बढ़ती है घटती है, बढ़ती है फिर जीरो होती है, फिर घटती है फिर जीरो होती है। माने एक चक्कर में वो एक बार ऊपर से जीरो होती है, फिर आधे चक्कर के बाद फिर वो एक बार जीरो से ऊपर होती है। माने एक कंप्लीट चक्कर में एक बार ऊपर उठ के जीरो, फिर नीचे उठ के जीरो, इस तरीके से ऐसे होती है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी इसमें अंदर विद्युत धारा जाएगी, विद्युत धारा जा रही है, वो भी एक बार बढ़ और घट रही है। विद्युत धारा जो इसके अंदर जा रही है, प्रत्यावर्ती धारा जो जा रही है संधारित्र की प्लेट के बीच में, वो भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी और घटेगी, बढ़ेगी और घटेगी। तो यहाँ पे देखिए करंट आईसी जा रही है संधारित्र की प्लेटों के बीच में। आपको क्या निकालना है, संधारित्र की प्लेट से थोड़ा पहले ही, संधारित्र की प्लेट से थोड़ा पहले ही क्या निकाल लेना है, इस बिंदु पी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या लगाओगे बेटा, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाओगे। कल मैंने आपको समझाया था ना, ये सब चीजें समझाई थी ना, कि संधारित्र के प्लेट से बाहर ही निकाल के एक बार देखो, संधारित्र के प्लेट से बाहर ही निकाल के देखो, कोई बिंदु पी पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल के देखो। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालोगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे आप एम्पियर के परिपथीय नियम से। मैक्सवेल ने यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकाला एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो उन्होंने कहा कि मैक्सवेल का परिपथीय नियम लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको घेरना पड़ेगा। जिस बिंदु पर आप निकालना चाहते हो चुंबकीय क्षेत्र, उस बिंदु को क्या करोगे, ऐसे घेर लोगे, ऐसे घेर लोगे चारों तरफ से। अब उसके बाद उस बिंदु को एक समतल मान लो, समतल पर वो बिंदु मान लो। वो बिंदु देखो एक प्रकार से कैसे मान लिया बेटा, समतल पे मान लिया ऐसे, और इसको मान लिया सरफेस S1। ठीक है, समतल पे हमने ये बिंदु मान लिया, और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एम्पियर का परिपथीय नियम लगा देंगे। और परिपथीय नियम लगाने से देखिए क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इनटू आई। ये हमने लगाया एम्पियर का परिपथीय नियम। इसमें से बी बाहर आ जाएगा, बी चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा भाई साहब, इसलिए बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, सब जगह चुंबकीय क्षेत्र बराबर आएगा। कहीं पे भी गोले पर, कहीं पे भी ले लोगे बिंदु पर, कहीं भी बिंदु पर ले लोगे गोले पर, चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, बी बराबर ही आएगा। इसलिए बी समाकलन से बाहर आ गया, अंदर फंसा रह जाएगा डीएल समाकलन के। डीएल का समाकलन करेंगे तो 2πr हो जाएगा। डीएल क्या है, एक छोटा सा हिस्सा आप यहाँ पे ले रहे हो बिंदु पी पर, यहाँ पर छोटा सा हिस्सा लोगे तो क्या हो जाएगा, उसका समाकलन करोगे तो 2πr हो जाएगा। क्योंकि छोटे से हिस्से का समाकलन करोगे तो ये पूरी दूरी आ जाएगी, पूरी दूरी आ जाएगी, वृत्त की परिधि आ जाएगी। ये बात आपको बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ, जल्दी बताओ। यहाँ पे अगर आप छोटा सा हिस्सा लोगे डीएल, उसका समाकलन कर दोगे तो छोटा 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 पूरा टुकड़ा आ जाएगा। पूरा टुकड़ा क्या है बेटा, वृत्त की परिधि है। तो यहाँ पे इस डीएल का समाकलन करोगे तो 2πr आ जाएगा, है ना, बराबर म्यू नॉट इनटू में धारा आपने इसको, इससे कितनी धारा घेरी है, इस पूरे पृष्ठ से कितनी धारा घेर रखे हो बताओ जरा से। ये आईसी जो तार गया है बस इतनी धारा तो तुमने घेर रखी है बेटा, तो आईसी रख दोगे यहाँ पे। फिर बी का मान निकाल लोगे,
बी का मान आपने निकाल लिया तो यहाँ पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको इतना प्राप्त हो गया, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र इतना प्राप्त हो गया। अब बिंदु पी पर आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, फिर एम्पियर ने कहा कि अगर हम मैक्सवेल ने कहा कि अगर हम इसको इस तरीके से मान लें, जो आपने क्षेत्र घेरा था, जो आपने क्षेत्र अभी इससे पहले घेरा था, देखो जरा इससे पहले कैसे क्षेत्र घेरा था, इससे पहले ऐसा क्षेत्र घेरा था, इससे पहले ऐसा क्षेत्र घेरा था, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसा क्षेत्र घेरा, देखो कैसा क्षेत्र घेरा। इन्होंने कहा कि इसके बाद अगर हम क्षेत्र घेरें, इसके बाद इन्होंने क्षेत्र अलग घेरा, अलग तरीके से घेरा। कैसा क्षेत्र घेरा, ध्यान से देखिए, देखिए इसको खोखला कर दिया आगे से और अंदर से क्या कर दिया, इसको बाहर की तरफ कर दिया, माने इसको थोड़ा सा बड़ा करके इस घड़े के जैसा शेप बना दिया इन्होंने, घड़े के जैसा शेप बना दिया। और घड़े के जैसा शेप बनाया तो आधा हिस्सा इसका देखिए कहां चला गया है, दोनों प्लेटों के बीच में चला गया, दोनों प्लेटों के बीच में आधा हिस्सा चला गया है। और आगे से इसको खोखला रखा, आगे से खोखला रखा, कहा कि आगे से मैं कोई धारा नहीं घेर रहा, सिर्फ इसके अंदर की धारा घेरना चाह रहा हूं, इसके अंदर की धारा घेरना चाह रहा हूं, प्लेटों के बीच की धारा। इन्होंने कहा कि प्लेटों के बीच की धारा, क्योंकि चालन धारा S2 नहीं गुजरती है, चालन धारा जो है इस अंदर वाले पृष्ठ से नहीं गुजर रही है, चालन धारा सिर्फ यहां तक आ रही है, प्लेट के बाद रुक जा रही है, अंदर से तो कोई चालन धारा जा नहीं रही। तो उन्होंने कहा भाई साहब अगर ऐसा है तो इस हिसाब से तो यहाँ धारा का मान 0 हो जाना चाहिए, और धारा का मान 0 हो जाएगा तो भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र भी 0 हो जाएगा, फिर धारा का मान 0 तो चुंबकीय क्षेत्र भी 0 हो जाएगा। माने दो कंडीशन उन्होंने कही, अगर मैं इस तरीके का क्षेत्र लूंगा, इस तरीके का क्षेत्रफल घेरूंगा, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना मिलेगा, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। लेकिन अगर मैं क्षेत्रफल इस तरीके से घेर लूं तो उसी बिंदु P पर जो पहले था और जो बाद में है, देखो सेम बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो गया, जबकि धारा तो यहाँ भी IC बह रही है, धारा यहाँ भी IC आ रही थी, धारा तो आ रही थी पूरी पूरी। फिर एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 कैसे हो गया, एक बार उसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 आया, उसी बिंदु पर ये आया चुंबकीय क्षेत्र इतना बड़ा सा, ये कैसे हो रहा है भाई, ये कैसे हो रहा है। ये दोनों समीकरण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये दोनों समीकरण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं भैया, कि ऐसे कैसे हो गया, उसी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर तुम दूसरा फॉर्मूला लगा के कह रहे हो कि 0 है, और दूसरा फॉर्मूला लगा के, वही फॉर्मूला लगा के बस वैल्यू अलग कर दिए हो और कह रहे हो कि यहाँ पे 0 हो गया। हाँ, तो ये तो गलत बात हो गई, ये तो विरोधी बात हो गई, भाई साहब यह तो गलत है। तो फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि जरूर जो है इनके जो एम्पियर के परिपथीय नियम है उसमें ही कुछ गलती है, जरूर उन्होंने कहा कि एम्पियर के परिपथीय नियम में कुछ गलती है, मैक्सवेल ने कहा कि एम्पियर के परिपथीय नियम में कुछ गलती है। मैक्सवेल जो है एम्पियर के घर गए, एम्पियर के घर गए और उन्होंने कहा कि भाई साहब ये कैसे आ रहा है। एम्पियर परेशान, एम्पियर कहने लगे अरे ये कैसे दिक्कत हो गई यार, ये तो सही बात है, ये तो बड़ी बात है कि मैं घेरा अलग तरीके से घेर दिया, देखो घेरा अलग तरीके से घेर दिया तो उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ही 0 हो गया। ठीक है, तुम्हारे घेरा अलग घेरने से तुमने यहाँ पे कह दिया कि कोई धारा हम घेर नहीं रहे, अंदर वाली धारा घेर रहे हैं, कुल मिला के अंदर वाली धारा घेर रहे हैं प्लेटों के बीच की, और प्लेटों के बीच की धारा घेरने से क्या हो गया, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 हो रहा है, ये तो दिक्कत हो गई। फिर भैया मैक्सवेल आए घर, और मैक्सवेल आए घर, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई चीज जरूर ऐसी मिसिंग है इस फॉर्मूले में, एम्पियर के सरिकटल लॉ में, एम्पियर के परिपथीय नियम में कुछ चीज यहाँ पे मिसिंग है, कुछ चीज यहाँ पे छूट रही है उनसे। इस छूटे वाले टर्म को फिर उन्होंने खोज के निकाला, उन्होंने कहा कि इसको खोजते हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों प्लेटों के बीच में एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र तो पैदा हो रहा है, और ये वैद्युत क्षेत्र जो पैदा हो रहा है, जो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ जा रहा है, जो प्लस प्लेट से बल रेखा निकल के माइनस प्लेट में जा रही है, वास्तव में हो क्या रहा होगा। इन्होंने सोचा वास्तव में तुमने इसको प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ रखा है, तो प्रत्यावर्ती धारा तो समय के साथ बदलती है, कभी कम कभी ज्यादा होती है, तो अंदर के जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का मान भी समय के साथ बदलता होगा, समय के साथ वैद्युत क्षेत्र का मान भी बदलता होगा। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है बातें। तो इन्होंने कहा कि अंदर जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वो भी समय के साथ बदलता होगा ना, तो वैद्युत क्षेत्र का परिवर्तन की दर, यानी वैद्युत क्षेत्र का समय के साथ जो बदल रहा है, डीई अपॉन में dt, वैद्युत क्षेत्र भी समय के साथ बदल रहा है, डीई अपॉन में dt। इन्होंने कहा इसे निकालते हैं, यही वैद्युत धारा पैदा कर रहा है, यही वैद्युत धारा पैदा कर रहा है। इनका दिमाग ये तब से आया जब इन्होंने फैराडे का नियम देखा। फैराडे ने यही कहा था, फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे ने कहा था अगर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, फैराडे ने क्या कहा था बेटा, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलता है, यानी चुंबकीय बल रेखा कभी ज्यादा कभी कम गुजरती है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलता है तो चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो वैद्युत वाहक बल पैदा होता है, वैद्युत वाहक बल पैदा होता है तो वैद्युत धारा बनती है। कुल मिला के देखो, फिर से समझो, समझो बेटा इसे। इन्होंने कहा था, फैराडे ने कहा था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र के मान में अगर बदलाव करते हो, समय के साथ बदलता है अगर चुंबकीय क्षेत्र, तो विद्युत फ्लक्स बदलता है। विद्युत फ्लक्स बदलता है यानी बल रेखा कम ज्यादा गुजरेगी। विद्युत फ्लक्स अगर समय के साथ बदलता है तो विद्युत वाहक बल पैदा होता है। विद्युत वाहक बल पैदा होता है टर्मिनल के बीच में, कुंडली के बीच में विद्युत वाहक बल अपने आप पैदा हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विद्युत वाहक बल अगर समय के साथ, मतलब विद्युत वाहक बल क्या होगा, अगर विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल पैदा होगा, और विद्युत वाहक बल पैदा होगा तो विद्युत धारा बहेगी। विद्युत वाहक बल पैदा होगा तो क्या बहेगी, विद्युत धारा बहेगी। और ये विद्युत धारा कैसी होगी बेटा, प्रेरित धारा होगी। इस विद्युत धारा को हम क्या कहेंगे बेटा, प्रेरित धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेरित धारा कहेंगे। ये प्रेरित होगी, अपने आप ही बहने लगती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। तो कुल मिला के अगर आप चुंबकीय क्षेत्र के मान को बदलते हो, घटाते हो, फैराडे ने ये कह रखा था, किसने कहा था ये चीज, ये सब चीजें किसने कही थी, फैराडे ने कही थी। फैराडे क्या कर रहे थे, फैराडे कर रहे थे चुंबक को आगे पीछे सरका रहे थे, कुंडली में चुंबक को आगे पीछे खसका रहे थे, आगे पीछे खसका रहे थे। तो आगे पीछे खसकाने से चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा था, चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा था, चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा था। तो समय के साथ बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र क्या पैदा करता है, चुंबकीय फ्लक्स पैदा करता है। चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ। चुंबकीय फ्लक्स जब समय के साथ बदलता है तो विद्युत वाहक बल पैदा होता है। क्या पैदा होता है, कुंडली के सिरों के बीच में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। विद्युत वाहक बल क्या करता है, इसके विभव को ऊपर करता है, दूसरे वाले विभव को नीचे करता है, माने एक प्रकार का दोनों के सिरों के बीच में विभवांतर पैदा कर देता है। और विभवांतर पैदा हो जाता है तो आवेश बह सकते हैं, फिर आवेश फिर बहने लग जाएंगे। और आवेश बहने लग जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, फिर धारा। आवेश की बहने को ही तो धारा कहते हैं, धारा और कुछ थोड़ी होती है, आवेश की बहने को ही तो कहते हैं। अब अगर पानी रुका हुआ हो अंदर, लेकिन पानी ऐसे तुम्हारा ये सरफेस हो और पानी इसमें रुका हुआ हो, तुम इसको ऐसे ऊपर कर दो, पानी गिरने लगेगा। पानी क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा। पानी अगर मैं कहूं ऐसा सरफेस है और इसमें पानी रुका हुआ है, तुम इसके सरफेस को ऊपर कर दो बेटा, पानी गिरने लग जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी से। तो वही चीज यहाँ पे है, इसका जब ऐसे रुका हुआ था, तो इसका जब ऐसे रुका हुआ था तो पानी यहाँ पे क्या था, तुमने सरफेस को बिल्कुल सीधा कर रखा था, तुमने सरफेस को सीधा कर रखा था। लेकिन जैसे ही तुम इसको आगे पीछे चुंबक को कर रहे हो, तुमने आगे पीछे करने के कारण क्या कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया समय के साथ, तो फिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण विद्युत वाहक बल पैदा हुआ। और विद्युत वाहक बल पैदा होने का क्या मतलब हुआ, तुमने सरफेस को ऊपर कर दिया, एक उच्च विभव पर दूसरा निम्न विभव पर, जिसके कारण अब क्या बहने लगेगा, आवेश। और आवेश की बहने को क्या कहते हैं, आवेश की बहने को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में अपने आप ही एक प्रेरित धारा बहने लगती है। ये चीजें पढ़ चुके हैं ना फैराडे के नियम में, फैराडे के नियम में पढ़ चुके हैं। कहाँ गया है यार, हाँ, तो इसमें यही चीज यहाँ पे कहा कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र पैदा हो, मतलब यहाँ पे कहाँ गया यार, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो आपने विद्युत क्षेत्र पैदा किया जिससे विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो फिर कुल मिला के आप फाइनली इतना घूमने की बजाय आप सीधा ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अगर समय के साथ बदलता है, समय के साथ अगर चुंबकीय क्षेत्र को बदलते हो तो प्रेरित धारा पैदा होती है, एक प्रकार की धारा पैदा होती है। आप डायरेक्ट ये भी तो बोल सकते हो कि चुंबक को आगे पीछे करने से धारा बन रही है, भाई साहब धारा पैदा हो रही है। तो माने चुंबकीय क्षेत्र का समय के साथ बदलने से धारा पैदा हो जाती है। ये बात इन्होंने कही फैराडे ने, ये बात इन्होंने कही फैराडे ने। मैक्सवेल ने कहा कि भाई साहब अगर हम इसी बात को सत्य मान लें, मैक्सवेल ने कहा कि अगर इसी बात को सत्य मान लें तो यहां भी तो धारा पैदा हो रही है, यहां भी तो अंदर धारा पैदा हो रही है। कैसे, संधारित्र की प्लेट ऐसे है बेटा, संधारित्र की प्लेट ऐसे है, देखो संधारित्र की प्लेट ऐसे है, यहाँ पे आपने प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ रखा है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दो, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दो। गैल्वेनोमीटर क्या नापेगा, करंट को नाप लेगा, कितनी करंट आ रही है कितनी जा रही है वो नाप लेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर तुमने प्रत्यावर्ती स्रोत लगा दिया है, यहाँ से करंट चली, यहाँ से करंट चली, यहाँ चली करंट, यहाँ आईसी करंट आई, लेकिन संधारित्र की प्लेट के बीच में तुमने हाथ डाला, करंट तुम्हें मारा ही नहीं, करंट नहीं मारा, लेकिन यहाँ पे करंट आई और गैल्वेनोमीटर ने करंट को नापा, गैल्वेनोमीटर ने करंट को नाप लिया। अब ये क्या बात हो गई, मैंने बीच में हाथ डाला, करंट नहीं मारा, तो करंट क्या हवा में पार करके चली गई, बीच में कोई करंट तो रही होगी। सुन नहीं रहे हो, पढ़ लिख नहीं रहे हो ना मन लगा के, पढ़ा करो बेटा, क्लास चालू हो जाया करो तो कमेंट बॉक्स में मत बिजी रहा करो, इसीलिए फिर कमेंट ब्लॉक्स हो जाते हैं फिर आप सबके। ऊपर की टीम हमारी, हम नहीं ब्लॉक करते हैं, पहले तो सुन लीजिए, मैं कमेंट किसी का ब्लॉक नहीं करता, किसी बच्चे को नहीं ब्लॉक करता, लेकिन हमारे ऊपर की बहुत सारी टीम है, वो टेक्निकल टीम बैठ करके देखती रहती है कि बच्चा यहाँ पे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वो खुद ही अपने आप से ही ब्लॉक कर देती है। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात।
तो अगर आप यहाँ पे परेशान होगे, बहुत सारी बातचीत करोगे एक दूसरे से, एक दूसरे के इंस्टाग्राम आईडी शेयर करोगे, रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक करोगे, तो फिर आपके कमेंट अपने आप ही ब्लॉक हो जाएंगे। फिर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे आपके सामने खड़ा रहता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ। मेरे हाथ क्या इतने लंबे हैं कि मैं कंप्यूटर के पीछे चला जाऊँ अपने हाथ लेकर के? एक मूवी आई थी हॉलीवुड वाली, लेकिन मेरे हाथ उस तरीके से नहीं है कि मैं इतने लंबे हाथ कर सकूं। ठीक है, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तुम लोग अपने आप ही अपने कर्म के कारण ब्लॉक हो जाते हो। समझ में आई बातें? समझ में आई बातें? हाँ, चलो अच्छा पढ़ लो थोड़ा सा, मेरा मुंह सूख रहा है, बहुत पानी प्यास लगी है, लेकिन सब पढ़ लो जल्दी से। देखो यहाँ से करंट यहाँ पे जा रही है, आईसी करंट यहाँ पे जाएगी। आईसी माने चालन धारा। चालन धारा कहाँ से चली है? यहाँ से चली है। चलिए यहाँ पे संधारित्र की प्लेटों के बीच में हाथ डाला, नहीं मारी करंट भाई साहब। उन्होंने कहा इससे कोई करंट होती नहीं, लेकिन यहाँ ने गैल्वेनोमीटर लगाया तो पता चला यहाँ पे करंट आ रही है। भाई यहाँ पे हवा में करंट कैसे चल पास हो गई? हवा में करंट कैसे पास हो गई संधारित्र की प्लेट के बीच में? यही प्रयोग हर्ट्ज करेंगे बाद में। हर्ट्ज यही प्रयोग बाद में करेंगे, ध्यान देना। अभी हर्ट्ज इसी प्रयोग को बाद में करेंगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लो। तो इन्होंने कहा ना, तो इन्होंने कहा कि यहाँ भी एक प्रकार की यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है, किसने कहा? मैक्सवेल ने कहा। मैक्सवेल ने कहा कि इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है ना, किसके बीच में? संधारित्र की प्लेटों के बीच में। जो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रहे हो आप, जो वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रहे हो आप, ये वैद्युत क्षेत्र भी तो समय के साथ बदलेगा। वैद्युत क्षेत्र भी तो समय के साथ बदलेगा। बदलेगा कि नहीं? क्योंकि आपने यहाँ पे परिवर्ती स्रोत लगा रखा है। परिवर्ती स्रोत क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र को भी तो बदलेगा समय के साथ, क्योंकि ये खुदा जो है स्रोत ही बदलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। स्रोत कैसा है? ऐसे ऐसे स्रोत है, बदलता रहता है समय के साथ। तो यहाँ पे इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र भी बदलना शुरू करेगा समय के साथ। और वैद्युत क्षेत्र बदलेगा तो यही चीज तो मैंने आपको यहाँ पे बताया। फैराडे ने क्या कहा था? फैराडे ने कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र अगर समय के साथ बदलेगा तो धारा पैदा होगी, प्रेरित धारा, अपने आप ही एक धारा पैदा होगी। तो इसी को देखी देखा इन्होंने भी बोल दिया, मैक्सवेल ने भी बोल दिया कि इसके अंदर भी एक प्रकार की धारा पैदा हो जाती है। वो धारा ना तो करंट मारती है ना तो कुछ करती है। ये धारा आवेश के प्रवाह के कारण नहीं होती। वास्तव में जो धारा होती है वो किसके कारण होती है? वास्तव में जो धारा होती है वो किसके कारण होती है? डी क्यू अपॉन में डी टी या फिर क्यू अपॉन में टी होती है। जब कोई आवेश बहता है, जब कोई आवेश चलता है समय के साथ, जब कोई आवेश समय के साथ क्या हो? चले, माने आवेश एक सेकंड में प्रवाहित आवेश, प्रवाहित यानी बहता है। रुका हुआ आवेश कभी भी विद्युत धारा नहीं पैदा करेगा। रुका हुआ यानी स्थिर आवेश, स्थिर आवेश कभी विद्युत धारा पैदा नहीं करता है, ये सिर्फ विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। अगर कोई आवेश ऐसे रुका हुआ हो तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र। ये कभी भी विद्युत धारा नहीं पैदा कर सकता। हमेशा गतिमान आवेश विद्युत धारा पैदा करता है, गति करेगा तो। समझ रहे हो मेरी बातों को? समझ रहे हो मेरी बातों को? तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र आप बदल रहे हो, कम ज्यादा कर रहे हो, जिसके कारण यहाँ पे एक वैद्युत धारा बहने लगती है। क्या बहने लगती है? वैद्युत धारा बहने लगती है। ये धारा विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण पैदा हो रही है, आवेश के बहने के कारण नहीं पैदा हो रही। आवेश नहीं बह रहा है इसके बीच में कहीं भी, आवेश इसके बीच में कहीं बह नहीं रहा है। बस यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हो। किसके कारण हो रहा है? यहाँ पे जो आपने स्रोत जोड़ रखा है, ये स्रोत क्या करता है? स्रोत क्या करता है? प्रत्यावर्ती स्रोत है बेटा, ये कम ज्यादा होता रहता है अपने आप ही, जिसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कम ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कम ज्यादा होता है, जिसके कारण अपने आप ही एक धारा बहती है। इसका नाम इन्होंने कहा था, मैक्सवेल ने कहा इसका नाम हम रखेंगे, ये एक प्रकार की विशिष्ट धारा है, ऐसी धारा है जो किसी ने कोई नहीं जानता, मैंने खोज किया। तो इन्होंने कहा भैया इसका नाम हम रखेंगे विस्थापन धारा। क्या नाम रखेंगे इसका? विस्थापन धारा रखा इन्होंने इसका नाम, इस धारा का नाम। ये धारा आवेशों के बहने के कारण नहीं होती, आवेशों के गति करने के कारण नहीं पैदा होती। ये धारा अपने आप विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण पैदा हो जाती है इसके बीच में। समझ रहे हो बात? अब इन्होंने कहा कि यहां तक आईसी धारा आती है, यहां तक तो आईसी धारा आई, इसके बीच में कौन सी धारा बहेगी? इसके बीच में बहेगी आईडी धारा। कौन सी धारा बहेगी? आईडी यानी विस्थापन धारा। इसके बीच में कौन सी धारा बहेगी? विस्थापन धारा। संधारित्र की प्लेटों के बीच में विस्थापन धारा बहेगी। और फिर उसके बाद यहां से कौन धारा बहना चालू हो जाएगी? संधारित्र की प्लेट के बाहर कौन सी धारा बहेगी? आईसी धारा फिर से बहने लग जाएगी। माने सिर्फ प्लेटों के बीच में ही विस्थापन धारा बह रही है, क्योंकि प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र का मान बदल घट रहा है। बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं है, बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं है। विद्युत क्षेत्र कहां पे है? सिर्फ प्लेटों के बीच में है। एक प्लेट ऊंचे ऊंचे प्लस हो गई है, दूसरे प्लेट माइनस हो गई है, जिसके कारण प्लस से माइनस की तरफ एक विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ है। समझ गए बातों को? कुछ समझ में आया? विस्थापन धारा का कंसेप्ट समझ में आया? कहां बहती है? दोनों प्लेट के बीच में बहती है भाई। संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो धारा बह रही है वही है विस्थापन धारा। ये काल्पनिक धारा है, वास्तव में नहीं होती अस्तित्व में। इन्होंने कहा ये आवेश के बहने के कारण नहीं पैदा होगी,
ये विद्युत क्षेत्र के कम ज्यादा होने के कारण पैदा होती है। समझ में आ रही है चीजें? अरे कई बार बता दिए भाई, 3 दिन विस्थापन धारा बता दी, अब भी नो लिख दिए तो पाप कर रहे हो तुम। पहले तो 3 दिन विस्थापन धारा पढ़ने के बाद भी, हाय रे विस्थापन धारा, इतना तो कोई पूरे यूट्यूब पे किसी ने इतना नहीं समझाया विस्थापन धारा, मैंने देखा बेटा। पूरे यूट्यूब पे कोई इतना विस्थापन धारा नहीं समझाया है। मैंने देखा है, सच बता रहा हूँ तुमको, प्रॉमिस करके, गारंटी लेके सच बता रहे हैं। विस्थापन धारा को इतना भयंकर तरीके से एक एक पॉइंट छोड़े बिना सब कुछ विस्थापन धारा के बारे में बताना कौनों नहीं समझाया है। बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी विस्थापन धारा को ऐसे नहीं समझाया गया। बस ऐसे बता देते हैं, हाँ इसके प्लेट के बीच में एक प्रकार की काल्पनिक धारा बह रही है जो विस्थापन धारा नाम दे दिया था मैक्सवेल ने। ठीक है, क्या हो गया, समझ गए? अच्छा बस करो, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। अब रिपीट हो चुका। अब तुम रिपीट वीडियो देख लेना बेटा, अब रिपीट वीडियो देख लेना। अब थोड़ा सा देख लो इसको, इसके इक्वेशन को देख लो। इन्होंने कहा जो मिसिंग टर्म है इसको निकालते हैं। फिर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन्होंने निकालने की कोशिश करी। क्या निकालने की कोशिश करी? देखिए रिपीट टर्म को जल्दी से एक बार देख लो, वीडियो कंप्लीट करें। यहाँ पर देखिए क्यों जो है टोटल चार्ज जो इसके ऊपर आ गया है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, माने इसका पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र आएगा ई बराबर क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र आ जाता है प्लेटों के बीच में, है ना, प्लेटों के बीच में इतना वैद्युत क्षेत्र आ जाता है। बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, बाहर तीव्रता नहीं है, प्लेट के बाहर कोई तीव्रता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फ्लक्स निकालते हो कि प्लेटों के बीच में फ्लक्स कितना है, तो प्लेटों के बीच में फ्लक्स कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला ए इंटू ए होता है ना, फ्लक्स का फॉर्मूला ए इंटू ए होता है। इसके कारण यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि प्लेटों के बीच में जो क्षेत्र फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, फ्लक्स होगा वो इतना हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहे हैं कि फ्लक्स परिवर्तन की दर अगर हम निकाले, फ्लक्स परिवर्तन की दर, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या करेगी, फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या करेगी, देख लो उसको बेटा। फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर यहाँ पे निकाल ली हो तो ये आ गया हमारा डी क्यू अपॉन में डी टी। इन्होंने कहा जो डी क्यू अपॉन में डी टी है ना, जो आवेश पर प्रवाह की दर है, या आवेश प्रवाह की दर बाहर है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिवर्तन के कारण हो रही है। तो यहाँ पे जो ये आईसी यहाँ पे आई थी ना, आवेश प्रवाह की दर के कारण जो धारा आई थी, वास्तव में आवेश प्रवाह की दर के कारण नहीं आनी चाहिए, ये आनी चाहिए डीई अपॉन में डी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिवर्तन के कारण होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिवर्तन दर होना चाहिए, क्षेत्र का परिवर्तन दर होना चाहिए। यहाँ पे डी अपॉन में डी होना चाहिए, ये होनी चाहिए जो आपके धारा आई थी, इसी को इन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट जो आपका मिसिंग टर्म था, इन्होंने कहा कि बस यही मिसिंग टर्म था इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले का जो मिसिंग टर्म था, इसके बीच में, प्लेटों के बीच में कौन धारा बह रही है, देख रहे हो, आईडी धारा बह रही है, प्लेटों के बीच में आईडी धारा बह रही है। तो कुल धारा आई चालन और विस्थापन धारा दोनों का योग होता है। जब आप यहाँ पे कुल धारा निकालोगे तो आईसी प्लस आईडी दोनों का योग करोगे, आईडी का मान आपका इतना आया है तो आईडी का मान आप इतना रख दोगे, तो आईसी और आईडी आपका कुल धारा आ गई। तो बाहर जब देखोगे तो चालक तार के बाहर आईडी आपकी 0 है, चालक तार के बाहर कोई धारा ऐसी नहीं है, चालक तार के बाहर आईडी धारा नहीं बहेगी। विस्थापन धारा चालक तार के मतलब संधारित्र की प्लेट के बाहर नहीं बहेगी, विस्थापन धारा सिर्फ और सिर्फ संधारित्र की प्लेट के भीतर बहेगी। यहाँ पे देखिए संधारित्र की प्लेट के भीतर ही सिर्फ विस्थापन धारा बहेगी। तो इतनी सी बात है बेटा। अब एम्पियर का सर्किटल लॉ लगता है, तो एम्पियर के सर्किटल लॉ में क्या लगता है, यहाँ पे आप नेट धारा लेते हो, म्यू नॉट इंटू आई, आई में क्या लिखोगे, आप नेट धारा लोगे, नेट धारा में आईसी और आईडी दोनों धारा लोगे, आईसी और आईडी दोनों धारा लोगे। और जब आप संधारित्र के बाहर निकाल रहे होगे, जब आप संधारित्र के बाहर निकाल रहे होगे कोई पॉइंट पे, तो आप आईडी को 0 कर दोगे। जब संधारित्र के अंदर के कारण निकाल रहे होगे तो आप आईसी को 0 कर दोगे। और आईसी और आईडी वास्तव में क्या है, दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है, वास्तव में बराबर हैं। तो ये आपका फॉर्मूला मिलता है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहलाता है। इस लॉ में जब आप बाहर के कारण निकाल रहे हो तो सिर्फ बाहर वाला घेरा घेरोगे। पहले वाला जो केस था, पहले वाला केस याद है, जब बाहर से घेरा घेरते थे, बाहर घेरा घेरते थे, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आईसी को 0 कर दोगे। क्या कर दोगे, आईसी को 0 कर दोगे। बाहर घेरा घेरोगे तो आईडी 0 हो जाएगा, अंदर वाला जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया कुछ इस प्रकार से, आईसी और आईडी क्या है, वास्तव में आपस में है ये दोनों के बराबर है, दोनों के आपस में बराबर है आईसी और आईडी। आईसी और आईडी यानी बाहर वाली जो दालन धारा है, जो तार में बाहर तक आ रही है, और जो अंदर जा रही है, वो धारा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब
सिंस इनसाइड द कैपेसिटर यानी कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के भीतर जो है, कैपेसिटर के भीतर यानी संधारित्र की प्लेटों के भीतर जब आप निकालोगे, प्लेटों के जब आप भीतर निकालोगे तो यहाँ पे आईसी चालन धारा चूंकि जीरो है, तो इस फॉर्मूले में आप चालन धारा को जीरो रख दो, चालन धारा को जीरो रख दो, म्यू नॉट इंटू आई डी बस बचेगा, तो म्यू नॉट इंटू आई डी बराबर पी बी बराबर 2 पाई आर। तो बिंदु बी पर जो बिंदु पी था वहां पे चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया, इतना आ गया। अब आप कह रहे हो कि आईसी आईडी के बराबर है, तो आईडी की जगह क्या रख दोगे, आईसी रख दोगे, तो बस यही मिल गया। अब सही हो गया, अब इनका समीकरण सही हो गया। इन्होंने कहा कि अब मैंने समीकरण सही कर दिया, इसलिए अब तुम्हारा समीकरण जो है मैक्सवेल के नाम से भी जाना जाएगा, यानी एम्पियर मैक्सवेल समीकरण कहलाएगा, ये एम्पियर मैक्सवेल समीकरण कहलाएगा। बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लीजिए। अब बारी आती है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। देख रहे हो ये इस तरीके की तरंगे हैं बाबू, ये इस तरीके की तरंगे हैं। क्या तरंगे आप देख पा रहे हो? यहाँ पे जो बैगनी रंग की है ना, जो बैगनी रंग की देख पा रहे हो, यहाँ पे दो है, एक बैगनी है एक नीली है, बैगनी और नीली। तो नीली वाली जो है वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। देखो यहाँ पे दो तरंगे हैं, ऐसे 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 उंगली बनाओ, ऐसे इस वाली पर एक आगे पीछे ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। एक इस वाली लाइन पे ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे 90 डिग्री पर है, इससे क्या आपको दिख रहा है? एक आगे पीछे चल रही है, और दूसरी वाली ऊपर नीचे चल रही है। ये दोनों तरंगे जब एक दूसरे के परपेंडिकुलरली चलती हैं तो इन्हें कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। एक वैद्युत क्षेत्र के कारण तरंग उत्पन्न होती है और एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। एक वैद्युत क्षेत्र के कारण और एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बाय भैया, कहाँ जा रहे हो छोड़ के? हाँ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स। चलो अब देखो थोड़ा सा मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इसको थोड़ा सा समझो बेटा। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है। इसको मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। देखो थोड़ा सा समझ लो, पहले समझ लो, फिर उसके बाद इसको समझोगे पढ़ोगे तो वापस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ लिखा क्या है। होता क्या है ना बेटा, आवेश जो होता है हमारा, जो आवेश होता है विद्युत आवेश, वो दो प्रकार का हो सकता है। वैद्युत आवेश हमारा जो है, आवेश आप जानते हो ना, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, आप सब समझते हो। ये तो आवेश प्रकृति के आधार पर इन्हें आपने बांटा ना, गति के आधार पर मैं इन्हें बांटूंगा तो आवेश दो तरीके से हो सकते हैं। आवेश दो तरीके से हो सकते हैं, या तो स्थिर होंगे, या तो स्थिर आवेश होगा, या तो गतिमान आवेश होगा। या कैसा होगा? गतिमान आवेश होगा। या तो स्थिर आवेश होगा या तो गतिमान आवेश होगा। आवेश गति के आधार पर इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। आवेश जितने भी होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, गति के आधार पर इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, या तो स्थिर आवेश या गतिमान आवेश। स्थिर आवेश जो होते हैं, जो रुके हुए आवेश होते हैं, ये सिर्फ पैदा करते हैं बेटा एक वैद्युत क्षेत्र। अपने चारों तरफ ये क्या पैदा करते हैं? वैद्युत क्षेत्र पैदा करते हैं। जो स्थिर आवेश होते हैं, जो रुके हुए होते हैं, अपने चारों तरफ क्या पैदा करते हैं? एक वैद्युत क्षेत्र पैदा करते हैं। लेकिन जो हमारे गतिमान आवेश होते हैं ना, गतिमान आवेश यानी जो गति करते रहते हैं, जो गति करते हैं, ये अपने चारों तरफ कुछ अलग चीज पैदा करते हैं। माने अगर आवेश रुका ना हो, गति कर रहा हो, तो इसके चारों तरफ दो चीजें पैदा होती हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र भी पैदा होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा होता है। वैद्युत क्षेत्र भी पैदा होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा होता है। लेकिन अगर मैं इसकी गति को थोड़ा सा और भागों में बांट दूं तो मजा आ जाए। गतिमान हो, लेकिन गतिमान भी दो तरीके से हो सकता है। गतिमान भी क्या हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। देखो कैसे। आवेश गतिमान है, एक और तरीका हो सकता है कि आवेश नियत वेग से गतिमान हो। क्या हो? नियत वेग से गतिमान हो, इसकी चाल बढ़ ना रही हो, नियत वेग से गतिमान हो। और एक है त्वरित वेग से गतिमान हो, त्वरित वेग से गतिमान हो। ध्यान से सुनिए फिर से मेरी बात। आवेश दो तरीके के होते हैं, इनको अगर हम गति के आधार पर बांटे तो ये हम एक बांट सकते हैं स्थिर आवेश, और दूसरा हम बांट सकते हैं बेटा गतिमान आवेश। ठीक है, अब तुम लोग ब्लॉक होने वाला काम करो, इतनी उर्दू में लिख दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, आवेश दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्थिर आवेश और एक गतिमान आवेश। ठीक, ध्यान से सुनो बेटा, पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद जो करना है कर लेना। मजाक वजाक मस्ती उस्ती पढ़ने के टाइम में मत किया करो यार। ठीक है, समझो अब थोड़ा। आवेश जो है दो तरीके के, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इनको अगर गति के आधार पर बांटे तो या तो रुका होगा या तो चलेगा, रुका होगा या तो चलेगा।
रुका होगा तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा, वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। रुका आवेश क्या करता है अपने चारों तरफ भाई साहब, एक प्रकार का क्षेत्र पैदा कर देता है, वैद्युत क्षेत्र। ये क्यों पैदा होता है वैद्युत क्षेत्र? क्योंकि इसके चारों तरफ से एक बल रेखाएं निकलती रहती हैं। इन बल रेखाओं के कारण ही यहाँ पे चारों तरफ इसके वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है ना, चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। अब ये बल रेखाएं जाती तो अनंत तक है, लेकिन अनंत तक क्षेत्र नहीं होता है, क्षेत्र इसका क्षीण होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गतिमान आवेश क्या करता है, गतिमान आवेश, आवेश अगर गतिमान है तो उसकी गति को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, या तो वो एक समान चाल से चल रहा हो, एक समान चाल से चल रहा हो। अगर एक समान चाल से भी चलेगा तो अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा, वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा और चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। दोनों प्रकार का क्षेत्र पैदा करता है, वैद्युत क्षेत्र भी पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता है, अगर वो नियत चाल से चल रहा है तो। अगर वो त्वरित चाल से भी पैदा चल रहा है तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करेगा। अब कहोगे सर नियत चाल से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, तब भी वो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा है, त्वरित चाल से चल रहा है तब भी वो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा है, तो अंतर क्या हुआ, फिर फर्क क्या पड़ा? एक समान चाल से चल रहा है मतलब अपनी चाल को बढ़ा नहीं रहा है। एक समान चाल और त्वरित गति पता है कि नहीं पता है, पहले बताओ सब बच्चे। एक समान चाल और त्वरित वेग पता है कि नहीं, एक समान वेग और त्वरित वेग। एक समान वेग का मतलब होता है कि अगर वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा हो, माने मान लो प्रारंभ के 2 सेकंड में वो चला है 3 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में फिर 3 मीटर चले, फिर अगले 2 सेकंड में फिर 3 मीटर चले, तो हम ऐसी चाल को कहते हैं एक समान चाल या एक समान वेग। ठीक है, और अगर वो पहले के 2 सेकंड में 3 मीटर चला हो, अगले के 2 सेकंड में वो 6 मीटर चला हो और अगले 2 सेकंड में वो 9 मीटर चल गया हो, तो इसको कहते हैं त्वरित वेग। यानी वो हर सेकंड अपने वेग को बढ़ा रहा है, हर सेकंड उसके वेग में वृद्धि हो रही है। समझ में आ रही है चीजें, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? तो दो तरीका हो सकता है, आवेश गति कर रहा हो तो पहला तरीका है कि वो नियत चाल से चल रहा हो, दूसरा तरीका है कि वो त्वरित वेग से यानी त्वरित चाल से चल रहा हो। त्वरित चाल क्या है, हर सेकंड उसका वेग बढ़ रहा हो, हर सेकंड वो अलग अलग चाल से, तेज चाल से चलता चला जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में बेटा वो दो प्रकार का वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, इसमें भी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, दोनों में वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, त्वरित वेग से भी और इसमें भी। तो अंतर क्या हुआ भाई साहब, इसका जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है वो स्थिर होता है, स्थिर होता है। स्थिर माने वो बदलता नहीं है समय के साथ, वो समय के साथ बदलता नहीं है, वो स्थिर रहेगा। अगर वो नियत चाल से चल रहा है तो उसका वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, स्थिर रहेगा। इसका स्थिर नहीं रहता। जो त्वरित वेग से गतिमान होता है, जब त्वरित वेग से आवेश गतिमान होता है, त्वरित चाल से आवेश गतिमान होता है, कौन गतिमान हो, आवेश हमारा जब त्वरित चाल से गतिमान होगा तो फिर आवेश हमारा जब त्वरित चाल से गतिमान होगा तो इसका क्या नहीं गति करेगा बेटा, इसका क्या बदलता रहेगा, इसका बदलता रहता है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ, वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ बदलता है, बदलता है, बदलता है, बदलता है। यानी ये कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। ऐसा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, ऐसा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ये सब किस कौन कह रहा है, ये सब मैं नहीं कह रहा बेटा, ये सब मैक्सवेल बोल के गए थे, और मैक्सवेल का ही वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत आया था। समझ रहे हो मेरी बात? इन्होंने मैक्सवेल ने, जब मैक्सवेल अपना नियम लेकर के पहुंचे थे ना रॉयल ऑफिस में, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने ये नियम निकाला है, ऐसा होता है। रॉयल ऑफिस वाले कहे दिखाओ करके, होता है तो। मैक्सवेल कर नहीं पाए थे उसे प्रूव, मैक्सवेल फिर मर गए इसी शोक में, बेचारे शोक में बहुत सारे डूबे रहे। मैंने इतनी मेहनत करके एक नियम बनाया, अब मैं क्या करूं, मेरे नियम को दुनिया मान भी नहीं रही है, चलो अब क्या करें। अब बेचारे पछताते पछताते एक दिन चल बसे। लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर उनके मरने के बाद में उनकी पूरी दुनिया ने ये थ्योरी मानी तो नहीं थी, इन्होंने 1865 में ये चीज बना दी थी मैक्सवेल ने। फिर इनके मरने के बाद एक वैज्ञानिक हुए, कौन से, 1888 में, हेनरिक हर्ट्ज, उन्होंने इस नियम को प्रूव कर डाला कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलता है। जब कोई आवेश, जब कोई त्वरित चाल से आवेश गति करता है, जब त्वरित चाल से कोई आवेश गति करता है तो वैद्युत और क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलता है। और ये बदलता भी है तो बेटा कैसे बदलता है, देख पा रहे हो आप, देख पा रहे हो आप कैसे बदलता है, इस तरीके से चलने लगता है। फिर ये चलने लगता है तो फिर ये इस तरीके से चलने लगता है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है। जो नीला वाला है देखो ये कैसे दिखा रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है नीला वाला। और जो ये ऊपर वाला है पीला वाला, ये किसको दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। ये ऊपर वाला पीला वाला चुंबकीय क्षेत्र को, नीला वाला किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्या आपको दिख रहा है, चित्र दिख रहा है अच्छे से?
हाँ, यहाँ पे देखिए मैकेनिकल वेव्स है, ये मैकेनिकल वेव्स होती है। मैकेनिकल वेव्स आप जानते हो, मैकेनिकल वेव्स जैसे एक डोरी हो, डोरी को आप यहाँ पे बांध दो एक सिरे पर और फिर डोरी पर ऐसे करो, डोरी को एक दीवार में बांधने के बाद डोरी को ऐसे करो, डोरी में एक प्रकार की ऐसे वेव्स जाती हैं, तरंगे जाती हैं। इन तरंगों को कहते हैं जिनको आप देख सको आंखों से, वो कहलाती है मैकेनिकल वेव्स। लेकिन जो ये तरंगे होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आंखों से नहीं दिखती बेटा, ये आंखों से नहीं दिखती हैं, ये दिखाई नहीं पड़ती हमें ये तरंगे, पहले तो ये जान लो। ये काल्पनिक होती हैं लेकिन अपना काम कर जाती हैं, ये एनर्जी को ट्रांसफर कर देती हैं एक जगह से दूसरे जगह। तरंगों का काम क्या होता है, तरंगे जब चलती है ना तो एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। क्या ट्रांसफर करती हैं बेटा, एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। कभी आपने समुद्र वगैरह में देखा होगा, मोबाइल वगैरह में तो देखे ही होंगे, समुद्र वगैरह में समुद्र क्या करता है, समुद्र में अगर एक बोतल फेंक दो ना तो जब तरंगे आएंगी तो वो बोतल को क्या करेंगी, बोतल को वापस लेते आती हैं। जब वो बोतल को उठा के वापस ला ले रही है तो समझो उसमें क्या होगा, ऊर्जा होगी कि नहीं होगी, अंदर उसके अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा होगी। अगर तुम समुद्र के बीच में भी खड़े हो जाओ ना तो तुमको भी ढकेल देगी, अगर बहुत सारा तरंगे बहुत तेज है तो इतनी ऊर्जा है कि वो तुमको ढकेल सकती है तरंगे। तो जो तरंगे होती हैं, जो तरंगे होती हैं वो क्या करती हैं, अपने साथ साथ ऊर्जा का संचरण करती है, अपने साथ साथ ऊर्जा को ले जाती हैं। अगर यकीन ना हो तो एक दिन खूब कस के चिल्लाना, बहुत तेज से चिल्लाना और बहुत देर तक चिल्लाते रह जाना, तुम्हें लगेगा तुम्हारी सारी ऊर्जा खत्म हो गई शरीर की। तुम्हें लगेगा अरे बाप रे थक गए, बोलते बोलते सारी ऊर्जा खत्म हो गई। तुम्हारी ऊर्जा किसमें बदल रही है, तुम्हारी ऊर्जा किसमें बदल रही है, साउंड वेव्स में, साउंड वेव्स में, ध्वनि रूप, ध्वनि तरंगों की क्या करती है, तुम्हारी ऊर्जा खत्म करती है। तुम खाना पीना खाए रहोगे ना, खूब तेज से चिल्लाओगे, और खाना पीना नहीं खाए रहोगे, अरे बाप रे आवाज नहीं निकल रही आज, समझ रहे हो बात को। तो तुम्हारी ऊर्जा क्या, ऊर्जा का ये क्या करती है, संचरण करती है, अपने साथ ऊर्जा ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तरंगे ये काम करती हैं। तो यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, कहा कि जो वैद्युत जब त्वरित आवेश होता है, मान आवेश बहुत तेजी से त्वरित वेग से गति करेगा तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा होगा। और अगर मैं इन वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को 90 डिग्री बना दूं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को 90 डिग्री बना दूं, आवेश देखो किधर गति कर रहा है, पहले देखो आवेश किधर गति कर रहा है बेटा, आवेश इधर की तरफ जा रहा है, आवेश किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, आवेश जा इधर रहा है, ध्यान से पहले नोटिस करो, आवेश जा इधर रहा है, लेकिन आवेश के इस साइड वैद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है, नीला वाला ये वैद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है, और आवेश के ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, ऊपर नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है और इधर इधर क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है। ये जब दोनों एक साथ पैदा होते हैं तो एक प्रकार की तरंगों के रूप में, आवेश गति किधर कर रहा है, आवेश इधर गति कर रहा है, और कैसी गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है, माने वो समय के साथ अपनी चाल को बढ़ाता जा रहा है। तो उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, एक प्रकार का क्षेत्र पैदा हो रहा है, और ये क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत है, दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है। तो आवेश क्या करता है, अपने साथ साथ ऊर्जा को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जिसे कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। समझ रहे हो मेरी बातों को, ये वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार की तरंगों को अपने साथ ले जाता है। क्लियर है, ए क्लियर, समझ में आया। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लो, नहीं तो फिर कहोगे सर थ्योरी कहां से दी है। देखो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, क्या लिखा है, जब किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, या फिर ये धारा कैसी हो, अथवा कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, ठीक है, दो चीज मैंने बताई, या फिर आप ये कह सकते हैं कि या कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जब किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, धारा जो है बदल रही है उच्च आवृत्ति से, धारा बदलेगी तो इसका मतलब क्या होगा, धारा धारा बदल रही है, बढ़ कम रही है, बढ़ रही है, घट रही है, इसका क्या हो रहा है बेटा, आवेश, आवेश बह रहा है तभी तो धारा कम ज्यादा होगी, आवेश बहेगा तभी तो धारा उसके अंदर कम ज्यादा होगी। और आवेश अगर तेजी से बह रहा है, त्वरित गति से बह रहा है, तो इसका मतलब होगा जो आपकी धारा है वो उच्च आवृत्ति से बह रही है, उच्च आवृत्ति से चल रही है, ठीक है। तो आप प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, अथवा कह सकते हो कि कोई आवेशित कण जो है त्वरित गति करता है तो उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, जो उसकी ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, तरंग निकलने लगती है, एक तरफ वैद्युत क्षेत्र एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है जब कोई आवेशित कण त्वरित गति से बहता है। तो समझ रहे हो, इसी को कहा है मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। और इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माने कोई माध्यम नहीं चाहिए बीच में, एक जगह से दूसरी जगह तरंग अगर बहानी है तो कोई माध्यम नहीं चाहिए, इन्हें ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में जो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं क्या होते हैं बेटा, परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है।
और तथा तरंग संचरण की दिशा में भी लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा, तरंग जिधर तरफ संचरण हो रही है, तरंग किधर संचरण हो रही है, देखा आपने, तरंग किधर संचरण हो रही है, तरंग संचरण इधर की तरफ हो रही है, तरंग इधर की तरफ संचरण हो रही है और इसके भी ये लंबवत है, इधर तरफ, इधर के इससे भी तो लंबवत है, ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर हो रहा है संचरित, नीचे हो रहा है संचरित, इधर हो रहा है संचरित, इधर हो रहा है संचरित, तरंग तो आगे की तरफ बढ़ रही है, आवेश तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत है। ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत है। ये क्षेत्र साथ साथ समान कला में आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं। समान कला में क्या होते हैं, आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं। ये दोनों डायग्राम बना लीजिएगा कॉपी में शांति से, ठीक है। ये मैकेनिकल वेव वाला भले ना बनाना, इसको तो ना बनाना, लेकिन इसको जरूर बना लेना। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण देख लीजिए जल्दी जल्दी। 5 अभिलक्षण एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है, 5-6 याद कर लेना। इनके कौन कौन से गुण होते हैं बेटा, 5-6 गुणों को याद कर लेना, ठीक है। कौन कौन से, पहला नंबर गुण, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेशित कण, तो त्वरित होते हैं आवेशित कण, उनके द्वारा उत्पन्न की जाती है। दूसरा तरंग देखिए, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती। माने आपको रास्ते में कुछ नहीं चाहिए, एक जगह से तरंग दूसरी जगह भेजनी है ना, तो रास्ते में कुछ चाहिए नहीं कि रास्ते में तुम खड़े हो तुम्हारे द्वारा जाएगी, नहीं। तो इस तरंगे क्या है, संचरण करने के लिए आपको माध्यम नहीं चाहिए, बीच में कोई चीज नहीं रखना नहीं है कि वहां से होकर के ही जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे माध्यम नहीं चाहिए। ये तरंगे निर्वात में भी संचरित हो जाती हैं, निर्वात में भी बह सकती हैं। दूसरा चीज देखिए, ये तरंगे निर्वात में, निर्वात यानी हवा ना होना, निर्वात, वात मीन्स वायु, हवा का ना होना, जहां हवा नहीं भी होती वहां भी प्रकाश के चाल से संचरित होती है। जितनी प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये तरंगे प्रकाश की चाल से संचरित होती हैं, जिसका मान निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, जिसमें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, और ये तरंग संचरण की दिशा में भी परस्पर लंबवत होती है। ये तरंगे कैसी होती है बेटा, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति समझाएंगे हम कल। ट्रांसवर्स नेचर कहा जाता है इसे अंग्रेजी में, ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर कहा जाता है। और ट्रांसवर्स नेचर की होती है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर लंबवत होते हैं, और ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। तरंग संचरण जिधर हो रही होती है, इसके भी ये तरंगे क्या होती है, लंबवत होती हैं। ये तरंगे तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। चलिए अगला देखिए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष समान कला में कंपन करते हैं तथा इनके बीच π/2 का कालांतर होता है। यहां तक आप इसको पढ़िए, यहां तक पढ़िए, बाकी चीजों को मैं कल समझा दूंगा आपको, ठीक है। बाकी इसके पॉइंट्स जो है बाकी कल समझा देंगे, ठीक। तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष क्या होते हैं, समान कला में कंपन करते हैं तथा इनके बीच कालांतर π/2 का, आप देख रहे हो इनके बीच कालांतर 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के कालांतर पे एक दूसरे से गति कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चीजें मैं आपको कल समझा दूंगा। नोट करने के लिए मैं आपको दे सकता हूँ, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चीजें मैं आपको कल समझा दूंगा, आप ये देख सकते हो। बाद में हेनरिक आई साइंटिस्ट, हेनरिक हर्ट्ज, इनका प्रयोग भी कल ही कराते हैं, फिर अब समय तो रहा नहीं। होमवर्क मैं आपको स्लाइड में दे दूंगा, तो पीपीटी में जरूर देख लीजिएगा, क्लास पीडीएफ जरूर देखिएगा, होमवर्क आपको मिला लिखा मिलेगा, ठीक है।